हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 4 का बी पार्ट, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। आपके पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज बीएड सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1, 2, 3 तीनों अपलोडेड है। एंड अब हम यूनिट 4 का ए पार्ट कर चुके हैं एंड उसकी वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिए। यूनिट 4 का बी पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सारी वीडियोस देखनी है देन व्हाट यू हैव टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लिंक क्लिक करके आप सारी वीडियोस को बिंज वॉच कर लो। आपको पूरा पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज के लिए एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ओके एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी दैट यू हैव, आप मुझे कमेंट करके या मेल करके आप मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकती हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प करूँ। एंड आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा, इन दैट यू विल बी रिक्वायरिंग कि आपको लेसन प्लान में कोई हेल्प करे, आपकी इंटर्नशिप में जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो कोई सॉल्व करे। देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। And without wasting any time, let's start. Before starting, please hit like, comment and subscribe. Share कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। एंड एक मैं हमेशा चेक करती हूँ यार कितने सब्सक्राइबर हो गए, बिकॉज दैट इज अ मोटिवेशनल किक फॉर मी। एंड आप सब्सक्राइब करें एंड अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। ओके लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पहले हम थोड़ी सी डिटेल्स ले लेते हैं। ये आप अच्छे से फैक्ट्स याद कर लीजिए बिकॉज ये आप इंट्रोडक्शन में अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट टॉपिक है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी रोल प्ले करती है किसमें? नेशनल इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि इससे हमारे आप देश का ना बहुत ज़्यादा, अगर आप आज भी देखें ना, एग्रीकल्चर बहुत मेन एरिया है, बहुत मेन सेक्टर है जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गेन कर रहे हैं। बहुत सारे लेबरर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी खेती बाड़ी करते हैं तो वो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो सिग्निफिकेंस तो इसका है ही है। अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसका 17 से 18% है हमारी इंडिया की जीडीपी में। और इसकी की क्रॉप्स क्या है? राइस है, एक तो चावल है, ठीक है, आटा है, ठीक है, जो हम क्या कहते हैं, वीट कहते हैं उसे, कॉटन है, ठीक है, रूह जिसे हम कहते हैं ना, और शुगर केन, गन्ने। तो ये हमारी मेन क्रॉप्स हैं इंडिया की। एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में हमें पता है प्राइमरी सेक्टर है हमारा, प्राइमरी सोर्स ऑफ, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। आगे है कि रॉ मटेरियल इसमें बहुत वाइडर लेवल पे यूज होता है। पहले आप देखिए रॉ मटेरियल किस तरह का होता है, तो टेक्सटाइल है, ठीक है, और फिर फूड प्रोसेसिंग वाला भी रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल कैसे, कॉटन वगैरह टेक्सटाइल में आ जाती है। कॉटन को तो हम खाते नहीं है, टेक्सटाइल में ही यूज होगी। और फूड प्रोसेसिंग के लिए यही जो चावल हो गए, आटा हो गया, ये गन्ने हो गए, ये सारे फूड प्रोसेसिंग में हमारे रॉ मटेरियल में यूज होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है कि देखो लो प्रोडक्टिविटी है कहीं कहीं चीजों की, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी कहीं कहीं लो है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम खुद ग्रो नहीं कर सकते, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं सॉरी इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो चीजें हमारी लो प्रोडक्टिविटी की हैं, अगर हमारे देश में वो डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जो सरप्लस है हमारे देश में उग रहा है तो उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इम्पोर्ट मतलब बुलाना वापस, है ना, कि हम किसी चीज को बाहर कंट्री से लेके आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट। और जब हम बाहर भेजते हैं अपनी कंट्री से उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, वो क्या कहते हैं ये आप डिटेल में गूगल करके पढ़ सकते हैं बिकॉज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यस यू कैन राइट दीज चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे देखिए कोल्ड फ्रीजर भी नहीं है हमारे इतने, क्योंकि कई सारे क्रॉप्स को आपको रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। हमारे कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स या कोल्ड स्टोरेजेस इतने नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि अगर हमें क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं नहीं अच्छा बना हुआ।
फिर देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। एक तो है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक वाइट रेवोल्यूशन भी आई थी, आप जरा उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको नॉलेज है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के रहे हैं। अब इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या है एग्रीकल्चर का, ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। आई होप इट्स क्लियर। ये इंट्रोडक्शन में आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स क्या है हमारे इंडिया की, क्रॉपिंग सीजन्स क्या है हमारे इंडिया की, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन्स की बात अगर हम करें तो 3 क्रॉपिंग सीजन है, कौन सी, रबी, खरीफ एंड जैद। तो इसका टाइम पीरियड अब हम जानेंगे, क्रॉप्स कौन सी होती है और स्टेट्स कौन सी होती है, ठीक है, जो ये क्रॉप्स उगाती है। टाइम पीरियड अगर पहले डिस्कस करते हैं क्रॉपिंग सीजन किसका, रबी। तो रबी में क्या होता है, टाइम पीरियड इसका जो सो है, सो करने का मतलब जब आप इसकी एक्चुअली में उगाते हो, जब आप मतलब सीड्स आप जमीन में सो करते हैं या कुछ भी आप उगाने का जो एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम पीरियड है वो है अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और इसका हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, अप्रैल टू जून। इसकी कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इस सीजन में, वीट होता है, बार्ले होता है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। मस्टर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पंजाब की अगर हम बात करें तो वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे पंजाब की हैं, तो डेफिनेटली पंजाब आ जाएगा सबसे पहले स्टेट में, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। आई होप इट्स क्लियर। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। खरीफ, ठीक है। खरीफ की अगर हम बात करें तो इसका सोइंग टाइम पीरियड है जून टू जुलाई, हार्वेस्टिंग इसका टाइम पीरियड है सितंबर टू अक्टूबर। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, राइस, मेज, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ओके। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। देन इज जेद। जेद की जब हम बात करते हैं तो इसका सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, मार्च टू जुलाई, बिटवीन रबी एंड खरीफ। अब जो जैद है ना वो रबी और खरीफ क्रॉपिंग सीजन का बीच का सीजन है। जो रबी के बाद सीजन आएगा वो जेद होगा और उसके बाद क्या आएगा, खरीफ सीजन, बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, ठीक है। तो इसमें सोइंग टाइम पीरियड इज मार्च टू जुलाई और इसी में ही हार्वेस्टिंग हो जाती है। देन सीजनल फ्रूट्स आ जाते हैं इसमें, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फॉडर क्रॉप्स आ जाती हैं। देन स्टेट्स आर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, आपकी जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स गुजरात राजस्थान वाली साइड आ जाएगी, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अब क्रॉपिंग सीजन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में, क्या कंट्रीब्यूशन है। पहले तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि 17 से 18% ऑफ इंडिया जीडीपी का एग्रीकल्चर का रोल है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट हमने जैसे डिस्कस करा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे मिलती है, 40 to 45% रूरल एरिया यहाँ पे काम करता है, ठीक है, इस सेक्टर में काम करता है, प्राइमरी सेक्टर है ये हमारा। एंड एग्रीकल्चर हमारे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत ज्यादा। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसेंशियल क्रॉप्स हमें जैसे कि चावल हो गए, ये वीट हो गया, पल्सेस हो गए, तो ये इंश्योर करती है एग्रीकल्चर। रॉ मटेरियल की सप्लाई जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, शुगर प्रोडक्शन, ये सब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मीट करता है, ठीक है। खाना बहुत जरूरी है क्योंकि खाना हमारे देश को चला रहा है, ठीक है। सम पीपल बिलीव कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। अब जीना है तो खाना तो चाहिए ना, एक सर्वाइवल की नीड है ये, ठीक है। हमारे बायोलॉजिकल नीड है, हमारे सर्वाइवल नीड है खाना, ठीक है। तो ये हमारे फार्मर्स जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कितना वो अपना टाइम इसमें डालते हैं और फिर भी उनका जो प्रॉफिट गेन है दैट इज वेरी मच लेस, ठीक है। तो हमें अपने फार्मर्स की इज्जत करनी चाहिए। खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ के खाना चाहिए, बिकॉज किसी ने बहुत लोगों की मेहनत है इस चीज में, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने जिन्होंने कमाया, आपके देश ने जिसने इसको बचाया, आपके देश ने, आपके फार्मर्स ने जिसने इसे ग्रो करा, तो इट इज अ होल सर्कल। बहुत लोग इसके बीच में आते हैं ना, आपको सबको धन्यवाद कहना चाहिए भगवान जिसने ये चीजों का हमें ब्लेसिंग दिया है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना। बच्चों के बीच में ये आप मॉरल वैल्यूज लेके आए,
ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, जहां जहां पे भी खेती होगी वहां वहां पे देखिए सड़कें बनी होंगी। क्यों? क्योंकि सड़कें चाहे टूटी फूटी भी हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहां पे गवर्नमेंट पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी, आपके तरफ स्कीम्स लेके आने की कोशिश करेगी, तो ये रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है। एक्सपोर्ट से कैसे? फॉरेन अर्निंग होती है, हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। अगर हमारा यूएसए में जा रहा है तो हमारे पास डॉलर आएगा, राइट? तो हमें फॉरेन करेंसी गेन होती है, हमारा फॉरेन फंड बढ़ता है। ठीक है, जैसे स्पाइसेस बहुत फेमस है इंडिया के तो वो एक्सपोर्ट होते हैं, टी है, राइस है, तो ये मेजर एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स है। ठीक है। फिर आपकी आ जाती है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि अगर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी उथल पुथल हुआ ना तो फिर वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज वो 17 से 18% किसका इम्पैक्ट है? एग्रीकल्चर का। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहे। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, NFSA, कब इनेक्ट हुआ था? 2013 में। क्यों? ताकि हम इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन। फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन कब इनेक्ट हुआ था? 2013 में, NFSA, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इसका कवरेज क्या है, मतलब ये क्या इसका एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या एक्सपेंशन है इसका कि प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें लोगों को खाना पहुंचाना है 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो लोग अपना बेसिक नीड भी खाने की नहीं पूरी कर सकते, तो उनके लिए ये एक्ट लेके आए थे हम। ठीक है। फूड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, आटा होता है, आपके कुछ ग्रेन्स होते हैं। 3 रुपए पर केजी पे आपको चावल मिल जाते हैं, 2 रुपए पर केजी पे आपको आटा मिल जाता है और 1 रुपए पर केजी आपको ये ग्रेन्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है। इससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैसे मिलता है? जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्प हुआ। ठीक है, न्यूट्रिशन की वो मीट अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक नीड उनकी नहीं है, तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट वुमेन्स को हेल्प होगा। लैक्टेटिंग मदर जो फीड कर रही हैं अपने बच्चों को, तो उनको हेल्प होगा। जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन से गो थ्रू कर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है उनका, तो उनको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से बहुत लोगों को खाना पहुंचा है, बहुत ही वाइडर स्केल पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट के अगर हम बात करते हैं तो इसमें फीमेल मेंबर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था फॉर द राशन कार्ड। अगर फीमेल मेंबर है तो उनका राशन कार्ड बनता होता था, तो इससे विमेन एम्पावरमेंट को भी सहारा मिला है ना। ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प लेके फेयर प्राइजेस सेट करे गए ताकि ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी फेयर प्राइजेस हो, ना ज्यादा हो ना कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस है, अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पे खाना पहुंचता है। तो एडिशनल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वेलफेयर स्कीम्स भी आई, जैसे मिड डे मील, आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें। तो आई होप इट्स क्लियर। वैसे तो बड़ा इजी से ही टॉपिक था कि इंडियन एग्रीकल्चर का, नेशनल इकोनॉमी का, हम दोनों का कंबाइंड वे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेशनल इकोनॉमी में। हमारे नेशनल इकोनॉमी में उथल पुथल हो सकती है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई उथल पुथल हुई है तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है बट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो बड़े इजी सा टॉपिक था। आई होप इट्स क्लियर। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो देन डू इट, देन कमेंट करके बताना, एंड डू इट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड बताएं आपको कि वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, सजेशन दिया करें, कुछ भी इम्प्रूव करना है तो योर क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेलकम। ठीक है, आप मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, कोई भी वीडियो सजेशन हो तो बताया करें, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो देखते हैं एंड यू सब्सक्राइब। Thank you for being consistent, and if you are new to my channel, stay tuned. और भी वीडियोस आती रहेंगी अच्छी एंड see you soon in the next video. All the best for exam. अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम। Just stay positive, do not stress, and go with the smile and believe in yourself. And I hope बहुत अच्छी आप SST की टीचर बनेंगे, बच्चों को अच्छे से गाइड करेंगे,
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शोल्डर्स पे, एंड you have to do your best. Thank you so much everybody. See you soon in the next video. Till then, take care. See you soon.